वेलकम किड्स, ग्रीटिंग्स ऑफ द डे। आज बेटे हम लोग करेंगे डेफिनेट इंटीग्रल्स पार्ट 2। इसमें मैं आपको एक दो प्रॉपर्टीज़ बताऊंगा और उन पे बेस्ड एप्लीकेशंस हम लोग करेंगे। मॉड्यूल की फर्स्ट प्रॉब्लम देखो क्या दी हुई है। मुझे दिया हुआ है इंटीग्रल ऑफ 0 से 10 में e रेज टू पावर फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x dx। मुझे बताना है इस इंटीग्रल की वैल्यू क्या होगी। अब इन प्रॉब्लम्स को करने से पहले मैं एक प्रॉपर्टी बोर्ड पे लिखता हूं, आप भी नोट करो, आपके मॉड्यूल में भी दी हुई है वो प्रॉपर्टी। क्या कहती है प्रॉपर्टी? इधर लिख रहा हूं, इफ fx इज अ पीरियोडिक फंक्शन with period t, if fx is a periodic function with period t, then integral of 0 से nt में fx dx is n times 0 से t में fx dx। इस प्रॉपर्टी का हम लोग यूज करेंगे, राइट? ओके, अब इस प्रॉपर्टी को इस प्रॉब्लम में मैं कैसे अप्लाई करूं? ये किस टाइप का फंक्शन है बेटे? ये किस टाइप का फंक्शन है? दिस इज फंक्शन ऑफ द टाइप ऑफ एफ ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स। रिकॉल करो, लेक्चर 1 ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशंस में मैंने बताया था आपको एफ ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स एक पीरियोडिक फंक्शन होता है जिसका पीरियड हमेशा क्या होता है? जिसका पीरियड हमेशा 1 होता है। तो मैं क्या कह सकता हूं, इस फंक्शन का पीरियड कितना है? e रेज टू पावर फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, इसका पीरियड कितना है? 1 है। तो व्हाट आई विल डू, मैं इसे कैसे लिखूंगा? आई विल राइट इट एज 10 टाइम्स 0 से 1 में e रेज टू पावर फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x dx। आया समझ? मैंने इसे कैसे लिखा? इस प्रॉपर्टी से n टाइम्स 0 से t यानी 10 टाइम्स 0 से 1 में e रेज टू पावर फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x dx। यहां तक क्लियर हो गया? अब मैं क्या करता हूं, मैं इसे लिखता हूं 10 टाइम्स 0 से 1 में e रेज टू पावर x माइनस स्टेप x dx। यही आ गया। अब बेटा 0 और 1 के बीच में स्टेप फंक्शन क्या देता है? 0 और 1 के बीच में स्टेप फंक्शन क्या देता है? 0। तो ये प्रॉब्लम क्या बन गई? 10 टाइम्स 0 से 1 में e रेज टू पावर x dx। अब जस्ट इसकी कैलकुलेशंस मैं यहां पर करता हूं। तो 10 टाइम्स e रेज टू पावर x इन द लिमिट्स 0 से 1 यानी 10 टाइम्स e की पावर 1 माइनस e की पावर 0 यानी 10 टाइम्स ये आ गया e माइनस 1। तो आप देखो इसकी कौन सी ऑप्शन मैच करेगी? इसकी फर्स्ट ए ऑप्शन मैच करेगी। ठीक है, फिर से देखो, दिस इज एफ ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। मुझे पता है एफ ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x का पीरियड क्या होता है? 1। तो मैं क्या करता हूं, इसे लिख देता हूं 10 टाइम्स 0 से 1 में e की पावर फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x को क्या लिखा? x माइनस स्टेप x। और 0 और 1 के बीच में स्टेप फंक्शन क्या देता है? 0। ये सिंपल सी प्रॉब्लम बन गई, आगे आपने कैलकुलेशंस कर दी। ठीक है, समझ आया हाउ टू अप्लाई दिस प्रॉपर्टी? चलो आगे देखते हैं। मॉड्यूल की नेक्स्ट प्रॉब्लम देखो। प्रॉब्लम आपने बोर्ड पे भी लिखी हुई देखी होगी। ये रही प्रॉब्लम, बताओ कैसे करना है। प्रॉब्लम क्या दी हुई है देखते हैं। मुझे दिया हुआ है बेटे, मुझे दिया हुआ है माइनस पाई बाय 2 से 199 पाई बाय 2 में रूट ऑफ 1 प्लस कॉस 2x dx। अब 1 प्लस कॉस 2 थीटा क्या होता है? 2 कॉस स्क्वायर थीटा। तो माइनस पाई बाय 2 से 199 पाई बाय 2 में ये हो जाएगा रूट ऑफ 2 कॉस स्क्वायर x dx यानी माइनस पाई बाय 2 से 199 पाई बाय 2 में ये हो गया रूट 2, रूट से बाहर निकल के आ गया मॉड ऑफ कॉस x dx यानी ये हो गया रूट 2 टाइम्स माइनस पाई बाय 2 से 199 पाई बाय 2 में मॉड ऑफ कॉस x dx। अब देखो इस प्रॉब्लम का एक्चुअल मीनिंग क्या है। मैं ग्राफ उधर ड्रॉ करता हूं, वहां देखना बोर्ड पर। मुझे पता है मॉड ऑफ कॉस x का ग्राफ क्या होता है। मॉड ऑफ कॉस x का ग्राफ कुछ इस टाइप से चलेगा, डैश डैश डैश, और फाइनली यहाँ तक।
ये हो गया -π/2, ये 0, ये π/2, ये 3π/2, ठीक है। और यहाँ पे 197 π/2 ले लेता हूँ, यहाँ 199 π/2, और यहाँ पर कहीं पर आपके पास आ गया 100 पाई। अब डेफिनेट इंटीग्रल्स का मतलब होता है कि एरिया शेड करना, एरिया अंडर द कर्व। मैं इसको शेड करता हूँ -π/2 से 199 π/2, -π/2 से लेके 199 π/2 का मतलब है कि ये एरिया शेड हो रहा है, ये एरिया शेड हो रहा है। मैं क्या करता हूँ कि इस एरिया को हटा देता हूँ और इस एरिया को ऐड कर देता हूँ। कोई फर्क पड़ा? नहीं पड़ा ना, क्योंकि कोसाइन फंक्शन का ये अपर पार्ट एक दूसरे के सिमेट्रिक होता है, लेफ्ट हाफ राइट हाफ। तो दैट मीन्स इस एरिया को मैंने रिप्लेस कर दिया बाय दिस एरिया। तो दैट मीन्स आपके पास अब लिमिट क्या बन जाती है? 0 से 100 पाई। तो अब मैं देखता हूँ ये प्रॉब्लम क्या बनी। ये बन गई 0 से 100 पाई में √2 ऑफ mod ऑफ cos x dx। अब mod cos x का पीरियड क्या होता है? mod cos x का पीरियड क्या होता है? पाई। तो पीरियोडिक फंक्शन वाली प्रॉपर्टी लगाई, इसे लिख दूंगा √2 × 100 टाइम्स 0 से पाई में mod ऑफ cos x dx। यही आ गया। अब इस इंटीग्रल को ब्रेक कर लेता हूँ, तो 100 √2 टाइम्स ब्रैकेट में 0 से π/2 में cos x dx प्लस π/2 से पाई में माइनस cos x dx। तो ये क्या आ गया? 100 √2 टाइम्स sin x इन द लिमिट्स 0 से π/2, और ये क्या आ गया? माइनस sin x इन द लिमिट्स π/2 से पाई। कैलकुलेशंस कर दो, तो 100 √2 टाइम्स ये कितना आ गया? sin π/2 माइनस sin 0, और ये कितना आता है? माइनस sin पाई प्लस sin π/2। जस्ट आपने कैलकुलेशंस करनी है, लिमिट्स डालनी है। तो ये आ गया 100 √2 ब्रैकेट में 1 + 1 दैट इज 200 √2। आपकी बेटा कौन सी ऑप्शन मैच कर रही है? आपकी डी ऑप्शन मैच कर रही है, ठीक है। ओके, दोबारा देखो प्रॉब्लम को। स्क्वायर रूट फंक्शन दिया हुआ था, रूट से बाहर निकल के ये आ गया। अब आपकी ये लिमिट्स दी हैं -π/2 से 199 π/2, इसको लिख दिया इक्वल टू लिमिट्स 0 से 100 पाई। 0 से 100 पाई लिख दिया, फंक्शन का पीरियड पाई होता है, तो 100 टाइम्स 0 से पाई लिख दिया, आगे कैलकुलेशंस कर दी और ऑप्शन डी मैच कर दी, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखो बेटे मॉड्यूल की। प्रॉब्लम इज ऑल्सो रिटन ऑन द बोर्ड। क्या कह रहा है? f(x) एक फंक्शन है जो प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहा है। मैं यहाँ पे लिखता हूँ f(x) + f(x) + 6 इज इक्वल टू f(x) + 3 + f(x) + 9। ये फंक्शन प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहा है। मुझे फाइंड करना है x से x + 12 में f ऑफ t dt। आपको चेक करना है इनमें से कौन सा फंक्शन होगा, लीनियर फंक्शन, एक्सपोनेंशियल, कांस्टेंट या नन ऑफ दीज। अब f(x) ये सेटिस्फाई कर रहा है। आपस में देखो यहाँ पे डिफरेंस ऑफ यूनिट्स कितना है? 3 यूनिट्स का डिफरेंस है सब में। तो मैं क्या करता हूँ, इसको 1 ले लेता हूँ और एक और रिलेशन क्रिएट करता हूँ जिसमें मैं क्या करता हूँ, रिप्लेस x को करता हूँ बाय x + 3। तो क्या आ जाएगा? f(x) + 3 + f(x) + 9 इज इक्वल टू f(x) + 6 + f(x) + 12। एडिंग 1 and 2, 1 और 2 ऐड करो, देखो क्या आएगा। जब ऐड करोगे ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, यानी f(x) क्या आ जाएगा आपके पास? f(x) आ जाएगा f(x) + 12। तो मैं कह सकता हूँ कि f(x) is a periodic function, f(x) is a periodic function with period 12। यहाँ तक आ गया। इस रिलेशन से मुझे पता चला कैलकुलेशंस करके कि f(x) एक पीरियोडिक फंक्शन है ऑफ पीरियड 12। अब मुझे इसको कैलकुलेट करना है, तो मैं क्या करता हूँ, इस इंटीग्रल को ले लेता हूँ g of x। लेट g of x बी इक्वल टू x से x + 12 में f of t dt।
आप बताओ बेटे इसमें अगला स्टेप क्या करूं? मैं क्या करता हूं, इसको डिफ्रेंशिएट करता हूं। जब डिफ्रेंशिएट करूंगा यहाँ पे क्या लगेगा, लेबनिट्ज रूल लगेगा। तो g डैश एक्स क्या आ गया, g डैश एक्स आ गया f ऑफ अपर लिमिट इंटू डेरिवेटिव ऑफ अपर लिमिट माइनस f ऑफ लोअर लिमिट इंटू डेरिवेटिव ऑफ लोअर लिमिट। तो ये आ गया f ऑफ एक्स प्लस 12 माइनस एफ एक्स। इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी, क्योंकि सिंस एफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस 12। तो बेटा मैं क्या कह सकता हूँ यहाँ से, मैं कह सकता हूँ कि g डैश एक्स आपका 0 आ गया, यानी g ऑफ एक्स क्या आ गया ऑन इंटीग्रेटिंग g ऑफ एक्स क्या आ गया, c आ गया। यानी मैं कह सकता हूँ कि g ऑफ एक्स इज अ कांस्टेंट फंक्शन, g ऑफ एक्स इज अ कांस्टेंट फंक्शन। तो इसमें से कौन सी ऑप्शन टिक करोगे, कौन सी ऑप्शन नजर आ रही है वहां बोर्ड पे, ऑप्शन सी आपको नजर आ रही है, इट इज अ कांस्टेंट फंक्शन। क्लियर हो गया? ओके, पीरियोडिक फंक्शंस की एक प्रॉब्लम और देखते हैं। मॉड्यूल देखो बेटा, नेक्स्ट प्रॉब्लम रीड करो। प्रॉब्लम इज ऑल्सो रिटन हेयर ऑन द बोर्ड। क्या लिखा हुआ है देखो, क्या कह रहा है, -π/4 से n π-π/4 में आपको कैलकुलेट करना है मॉड ऑफ साइन एक्स प्लस कॉस एक्स dx। अब बताओ इस प्रॉब्लम को कैसे अटेम्प्ट करें, कुछ बता सकते हो? पहला स्टेप मैं क्या करता हूं, रिकॉल करो, ट्रिगो में हम लोगों ने पढ़ा हुआ है, जब भी a cos थीटा प्लस माइनस b sin थीटा टाइप होता है, हम लोग क्या करते हैं, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करते हैं बाय रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। मैं क्या करता हूँ, पहला स्टेप √2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करता हूँ। तो ये क्या आ जाता है, √2 टाइम्स -π/4 से n π-π/4 में मॉड ऑफ ये क्या आ गया, साइन ऑफ x प्लस π/4। यही आ गया, ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ। अब मैं क्या करता हूँ, मैं x प्लस π/4 को डाल देता हूँ t। तो dx की जगह क्या आ गया, dt। तो ये बन जाता है √2 टाइम्स मॉड ऑफ साइन t dt। लिमिट्स चेंज हो जाएंगी, जब x को -π/4 डालोगे, t कितना है 0, और जब x को n π-π/4 डालोगे, t क्या आ जाएगा n π। तो ये लिमिट्स बन गई 0 से n π। तो अब देखो ये प्रॉब्लम सिंप्लीफाई होके ये बन गई। अब इसको कैलकुलेट करते हैं उधर बोर्ड के ऊपर, इसको कैलकुलेट कर रहा हूं मैं वहां पर। मेरे पास आ गया √2 टाइम्स 0 से n π में मॉड ऑफ साइन t dt। अब मॉड साइन t का बेटे पीरियड क्या होता है, पाई। अगेन पीरियोडिक फंक्शन वाली प्रॉपर्टी लगेगी, ये क्या बन जाएगा, √2 इंटू n टाइम्स 0 से π में मॉड साइन t dt। अब 0 से π में मॉड साइन t क्या होता है, पॉजिटिव होता है, तो साइन t dt इन द लिमिट्स 0 से π। अब कैलकुलेशन करते हैं, तो √2 इंटू एन टाइम्स ये आ गया माइनस कॉस टी इन द लिमिट्स 0 से π। तो √2 इंटू एन टाइम्स ये क्या हो गया, माइनस कॉस π प्लस कॉस 0। सॉल्व करके आंसर क्या आया, 2√2n। कौन सी ऑप्शन टिक होगी, आपकी बी ऑप्शन टिक हो जाएगी, ठीक है। प्रॉब्लम फिर से देखो, पहला स्टेप मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। मेन सब्सटीट्यूशन x प्लस π/4 को t डाला, सारे इंटीग्रल को t में बनाया, ये रिजल्ट आ गया। अब यहाँ पीरियोडिक फंक्शन वाली प्रॉपर्टी लगाता हूँ, इसका पीरियड पाई होता है, तो इसे लिख सकता हूँ n टाइम्स 0 से π में मॉड साइन t dt। समझ आ रहा है? ओके, नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं बेटा मॉड्यूल की। क्वेश्चन नंबर 5 क्या दिया हुआ है बेटे, आपको दिया है इंटीग्रल ऑफ a से b में मॉड साइन x dx इज इक्वल टू 8 एंड इंटीग्रल ऑफ 0 से a प्लस b में मॉड ऑफ cos x dx इज इक्वल टू 9।
आपको फाइंड करनी है पॉसिबल वैल्यूज ऑफ ए एंड बी क्या होंगी। अब बेटे देखते हैं, मैं मॉड साइन एक्स का ग्राफ प्लॉट करता हूँ। मुझे पता है मॉड साइन एक्स का ग्राफ ये ग्राफ होता है लाइक दिस इज 0 पाई 2 पाई 3 पाई 4 पाई 5 पाई एंड सो ऑन। मैं क्या करता हूँ, इस रीजन का एरिया कैलकुलेट करके देखता हूँ, ये इस रीजन का एरिया क्या आता है। तो 0 से पाई में मॉड ऑफ साइन एक्स डी एक्स आपको देगा 0 से पाई में साइन एक्स डी एक्स, इंटीग्रल ऑफ दिस ये आ जाएगा माइनस कॉस एक्स इन द लिमिट्स 0 से पाई। तो ये हो गया माइनस कॉस पाई प्लस कॉस 0। ये बेटे क्या आ जाता है 1 + 1 2 आ जाता है। तो इसका एरिया आ गया 2। तो इन सब का एरिया कितना आएगा 2 स्क्वायर यूनिट्स। अब वो क्या कह रहा है कि लिमिट्स ऐसे दी हुई हैं कि एरिया इज 8। मैं कह सकता हूँ कि एरिया इज 8 मतलब ऐसे 4 यूनिट्स को शेड करना है ना। तो मैं अगर यहाँ से शेड करना शुरू करता हूँ 1 2 3 4 यहाँ तक शेड करूँ तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, या यहाँ से लेके यहाँ तक शेड करूँ तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि बेसिकली मुझे 4 ऐसे यूनिट्स को शेड करना है, उनका एरिया कैलकुलेट करना है। ठीक है, अब अगर मैं इसको लिमिट a ले लूँ, इसको लिमिट b ले लूँ, तो b माइनस a क्या हो जाएगा, ये डिफरेंस हो जाएगा। या इस डिफरेंस को मैं इधर शिफ्ट कर दूं, जैसे इसको a ले लिया, इसको b ले लिया, तो डिफरेंस क्या हो गया, डिफरेंस कितना आ रहा है b माइनस a इज 4 पाई। क्लियर हो गया भाई। आप स्टार्टिंग पॉइंट से ले लो या आप बीच का कोई भी पॉइंट पिक कर लो, डिफरेंस ऑफ यूनिट्स हमेशा आपका 4 पाई होगा। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट हमेशा डिफरेंस 4 पाई होगा। तो यहाँ से बेटे आपकी इक्वेशन आ गई फर्स्ट। अब ऐसे ही मैं दूसरा ग्राफ देखता हूँ, मॉड ऑफ कॉस एक्स। मुझे पता है मॉड ऑफ कॉस एक्स का ग्राफ क्या होता है। मॉड ऑफ कॉस एक्स का ग्राफ ये ग्राफ होता है। अब इसका एरिया बेटे कितना दिया हुआ है, इसका एरिया दिया हुआ है 9। तो इसका मतलब क्या है, ऐसे कितने यूनिट्स मुझे शेड करने हैं, 4.5 यूनिट्स मुझे शेड करने हैं। ऐसे 4.5 यूनिट शेड करने हैं। दिस इज 0, दिस इज पाई बाय 2, दिस इज 3 पाई बाय 2, दिस इज 5 पाई बाय 2, 7 पाई बाय 2, 9 पाई बाय 2, है ना। तो मैं कहता हूँ लिमिट्स दी हैं 0 से a प्लस b में मॉड ऑफ कॉस एक्स डी एक्स। तो दैट मीन्स इसको मैं ले लेता हूँ a प्लस बी और ये हो गया 0। तो दिस डिफरेंस a प्लस बी माइनस 0 विल बी इक्वल टू 9 पाई बाय 2। यानी मेरे पास सेकेंड इक्वेशन क्या आ जाती है, b प्लस a इज इक्वल टू 9 पाई बाय 2। ये आ गया। अब इन दो इक्वेशंस को मैं सॉल्व करूंगा टू गेट द वैल्यूज ऑफ a एंड b। b minus a is 4 pi, b plus a is 9 pi by 2, adding 2b is equal to कितना आ गया 17 pi by 2, यानी b की वैल्यू कितनी आ गई 17 pi by 4। b आपके पास क्या आ गया 17 pi by 4। इसमें डालते हैं टू गेट द वैल्यू ऑफ a। तो 17 pi by 4 माइनस a इज इक्वल टू 4 pi। a बेटा कितना आ जाता है 17 पाई बाय 4 माइनस 4 पाई। तो दैट कम्स आउट टू बी, कैलकुलेट करो कितना आ रहा है, ये आपके पास आ जाएगा पाई बाय 4। a आ गया पाई बाय 4, b आ गया 17 पाई बाय 4। उधर ध्यान दो, मैं कौन सी ऑप्शन को टिक करूंगा, मैं ऑप्शन a को टिक करूंगा। क्लियर। मेन स्टेप क्या था, एक अपर यूनिट इस टाइप का आपको एरिया 2 देता है, तो एरिया 8 मीन्स ऐसे 4 अपर यूनिट्स शेड होंगे, तो मतलब डिफरेंस ऑफ लिमिट्स कितना आएगा 4 पाई। ऐसे ही इस कर्व में 9 एरिया दिया हुआ है, तो इसका मतलब कितना है, कितने यूनिट्स शेड होने हैं 4.5 यूनिट शेड होने हैं, मतलब डिफरेंस ऑफ लिमिट्स क्या आएगा 9 पाई बाय 2। ए और बी में दो इक्वेशंस बन गई, सॉल्व टू गेट द वैल्यू ऑफ ए एंड बी। क्लियर। मॉड्यूल की प्रॉब्लम नंबर 6, बोर्ड पे भी मैंने इसको लिखा हुआ है, क्या दिया हुआ है,
ए इंटीग्रल ये दिया हुआ है, बी इंटीग्रल ये दिया हुआ है, आपको फाइंड करना है इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या होगी। मैं फिर से प्रॉब्लम को लिखता हूँ। मुझे दिया हुआ है डिटर्मिनेंट ए स्क्वायर बी, ई रेज टू पावर इसे ए प्लस बी लिख सकता हूँ, बी स्क्वायर माइनस वन वन, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस वन। मुझे फाइंड करना है इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या होगी, वेयर ए ये इंटीग्रल दिया है, बी ये इंटीग्रल दिया है। तो मैं क्या करूँगा, आई विल ट्राई टू एस्टैब्लिश अ रिलेशन बिटवीन ए एंड बी। अब देखो यहाँ लिमिट्स है 1 से साइन थीटा, यहाँ लिमिट्स है 1 से कोसेक थीटा। तो लिमिट सेम बनाने के लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे t को 1/z डालता हूँ। ठीक है, मैं क्या करता हूँ, इंटीग्रल b जो आपको दिया हुआ है, मुझे दिया हुआ है b इंटीग्रल इज 1 से कोसेक थीटा में आपको दिया हुआ है dt अपॉन t इंटू 1 प्लस टी स्क्वायर। तो मैंने क्या किया, t को डाल दिया 1/z। तो dt क्या हो जाएगा, माइनस 1/z स्क्वायर dz। अब बेटे मैं क्या करता हूँ, इस इंटीग्रल को सबको z के टर्म्स में बनाता हूँ। तो ये हो जाएगा, लिमिट्स चेंज हो जाएंगी, 1 डालूंगा 1 आएगा, कोसेक थीटा डालूंगा साइन थीटा आ जाएगा, dt की जगह माइनस 1/z स्क्वायर dz अपॉन 1/z इंटू 1 प्लस 1/z स्क्वायर। ये आ गया। एलसीएम वगैरह लो, इसको सॉल्व करोगे, ये इंटीग्रल आपका बन जाएगा 1 से साइन थीटा में माइनस बाहर आ गया। ठीक है, तो z dz अपॉन 1 प्लस z स्क्वायर। अब मैं क्या करता हूँ, फर्स्ट प्रॉपर्टी से फंक्शन ऑफ z को फंक्शन ऑफ t बना देता हूँ। ये बन गया t dt अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। तो मैं कह सकता हूँ b की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस ऑफ a, क्योंकि ये इंटीग्रल आपका इंटीग्रल a दिया हुआ है। तो मेरे पास आ गया रिलेशन a प्लस बी इज 0 या b इज माइनस a। अब मैं क्या करूंगा, उस डिटर्मिनेंट में हर जगह b की जगह क्या डालता हूं, माइनस a पुट करता हूं। देखो मैं उस इंटीग्रल पर जाता हूं, व्हाट आई डू, b की जगह मैं थ्रू माइनस a डालूंगा। तो ये a है, ये a स्क्वायर, b की जगह डाला माइनस a प्लस बी 0 है, b स्क्वायर माइनस 1 1, a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर 2a स्क्वायर हो गया माइनस 1। इस कॉलम में से मैं माइनस बाहर ले लेता हूं, तो अब देखता हूं क्या बनता है, a 1 1, a स्क्वायर, b की जगह जब माइनस a डाला है तो ये भी a स्क्वायर। ठीक है, और ये कितना आ गया 2a स्क्वायर, और a 1 1। आप देखो फर्स्ट कॉलम और थर्ड कॉलम आपके आइडेंटिकल हैं, तो वैल्यू ऑफ दिस डिटर्मिनेंट इज 0। प्रॉब्लम बेटे फिर से देखो, आपने ए और बी के बीच में रिलेशन एस्टेब्लिश कर ली। अब मैं क्या करूँगा, हर जगह बी की जगह डालता हूँ माइनस ए, तो ये डिटर्मिनेंट बन जाता है आपका। आपने क्या किया, इसमें से माइनस बाहर लिया, तो फर्स्ट कॉलम और सेकंड कॉलम आइडेंटिकल हैं, C1 और C3 देखो सेम आ गए। तो जब भी दो कॉलम सेम होते हैं तो वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट इज 0। आया बेटे समझ। मेन स्टेप था, आपने ए और बी में रिलेशन एस्टेब्लिश करनी थी। वो कैसे आई, लिमिट्स देख के मुझे पता चला कि यहाँ पे लिमिट उसकी रेसिप्रोकल है, तो मैंने सब्स्टिट्यूट किया t को 1/z। ठीक है, ऐसे ही इस टाइप की एक प्रॉब्लम और देखते हैं। मॉड्यूल में नेक्स्ट क्वेश्चन रीड करो बेटे, क्या दिया हुआ है। एक इंटीग्रल आपको ये दिया हुआ है, एक इंटीग्रल आपको ये दिया हुआ है, इन दोनों का सम कैलकुलेट करना है। ठीक है, क्या दिया है, e की पावर -1 से tan x में t dt अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर प्लस e की पावर -1 से cot x में dt अपॉन t इंटू 1 प्लस टी स्क्वायर। ऑलमोस्ट सिमिलर टू द प्रीवियस प्रॉब्लम है। तो मैं इस सेकेंड इंटीग्रल को सिंप्लीफाई करता हूँ। यहाँ tan x है, यहाँ cot x है, लिमिट्स एक दूसरे की रेसिप्रोकल हैं। तो अगेन आप मुझे बता सकते हो क्या सब्स्टिट्यूट करूँगा। यस, इस इंटीग्रल में फिर t को डालता हूँ 1/z, तो dt क्या आ गया -1/z स्क्वायर dz, dt क्या आ गया -1/z स्क्वायर dz। तो ये क्या बन जाता है, अब ये इंटीग्रल देखते हैं क्या बनता है, -1/z स्क्वायर dz अपॉन 1/z इंटू 1 प्लस 1/z स्क्वायर,
अब लिमिट्स देखते हैं। जब t को e की पावर -1 डालता हूं तो z क्या आ गया e, और जब t को cot x डालता हूं z क्या आ जाता है tan x। ठीक है, अब ये इंटीग्रल बन गया, ये बन जाता है e से tan x। तो मैं यहाँ पे अब इसकी कैलकुलेशंस करता हूँ। सेकेंड इंटीग्रल आपका क्या बन जाता है, ये बन जाता है e से tan x में ये आ जाता है z dz अपॉन 1 प्लस जेड स्क्वायर। फर्स्ट प्रॉपर्टी से मैं क्या करता हूँ, फंक्शन एफ जेड को फंक्शन ऑफ t बनाता हूँ। तो e से tan x में t dt अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, ये हो गया आपका सेकेंड इंटीग्रल। और फर्स्ट इंटीग्रल क्या था, 1 बाई ई से tan x में t dt अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। आप देखो दोनों इंटीग्रल सेम हो गए, मतलब लिमिट्स में ऐड कर सकता हूँ 1 बाई से tan x, और मैंने क्या किया, मेरे को साथ में माइनस साइन दिया हुआ था, उससे साथ साथ मैं क्या करता हूँ लिमिट्स को भी इंटरचेंज करता हूँ। लिमिट्स को जब इंटरचेंज करता हूँ तो ये क्या बन जाता है, tan x से e में t dt अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, और ये क्या दिया हुआ है 1 बाई ई से tan x में t dt अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, ये दिया हुआ है। अब लिमिट्स ऐड हो जाएंगी आपकी, तो हो जाएगा 1 बाई ई से e में t dt अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। तो इसको इंटीग्रेट करोगे क्या आएगा, 1 बाई 2 लॉग ऑफ 1 प्लस टी स्क्वायर इन द लिमिट्स 1 बाई ई से e, तो आ जाता है 1 बाई 2 इंटू लॉग ऑफ, कैलकुलेशंस करोगे 1 प्लस ई स्क्वायर अपॉन 1 प्लस ई की पावर -2 आ जाएगा, यानी ये आ जाएगा 1 बाई 2 लॉग ऑफ ई स्क्वायर, तो आ गया हाफ ऑफ 2 लॉग ई बेस ई, लॉग ई बेस ई क्या होता है 1, आंसर आपका आ जाएगा इसका 1। तो आप देखो सेवन्थ की कौन सी ऑप्शन मैच हो रही है, सेवन्थ की आपकी अगेन ए ऑप्शन मैच हो रही है। फिर से प्रॉब्लम को देखो, मैंने दोनों इंटीग्रल्स को देखा, यहाँ लिमिट्स एक दूसरे की रेसिप्रोकल थी, फिर मुझे स्ट्राइक किया कि मैं यहाँ t को 1 बाय जेड डालता हूँ, t को 1 बाय जेड डालता हूँ, करस्पॉन्डिंगली लिमिट्स को चेंज करता हूँ, आपका ये इंटीग्रल बनता है फाइनल, और जब माइनस साइन हटाता हूँ तो ये इंटीग्रल बन जाता है। लिमिट्स ऐड हो सकती हैं क्योंकि इंटीग्रल्स दोनों सेम बन गए, ऐड करके ये आ गया, इसको इंटीग्रेट करके लिमिट्स डाली, आंसर आपका आ गया 1। क्लियर हो गया बेटा, ठीक है, ओके, दैट्स ऑल विद दिस लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर में कुछ और प्रॉब्लम्स करेंगे बेस्ड ऑन डेफिनेट इंटीग्रल्स। दैट्स ऑल, हैव अ नाइस डे। क्वेश्चन नंबर 8 देखो बेटे, आपको दिया हुआ है इंटीग्रल ऑफ 0 से ln 5 में e की पावर x इंटू रूट ऑफ e की पावर x -1 अपॉन e की पावर x प्लस 3 dx। इस इंटीग्रल को आपको कैलकुलेट करना है, तो मैं कैसे करता हूँ, व्हाट आई डू, मैं e की पावर x -1 को डालता हूँ t, यानी e की पावर x -1 क्या हो गया t स्क्वायर, यानी e की पावर x dx क्या आ गया 2t dt। तो दैट मीन्स e की पावर x dx की जगह मैं क्या डालता हूँ 2t dt, और इसको क्या पुट किया था t पुट किया था, e की पावर x की वैल्यू क्या आ गई t स्क्वायर प्लस 1 प्लस 3, यही आ गया। अब लिमिट्स बेटे चेंज हो जाएंगी, जब मैं x को 0 डालता हूँ e की पावर 0 इज 1, 1 माइनस 1 इज 0, तो t स्क्वायर इज 0, मतलब t इज 0। ऐसे ही मैं अपर लिमिट डालता हूँ जब ln 5, तो ये आ जाता है 5 माइनस 1 4, टी स्क्वायर इज 4, यानी t इज 2। अब मुझे कैलकुलेशंस करनी है, तो ट्वाइस ऑफ 0 से 2 में टी स्क्वायर अपॉन टी स्क्वायर प्लस 4 आ गया। मैं क्या करता हूँ 4 ऐड करता हूँ, 4 सब्ट्रैक्ट करता हूँ। अब इंटीग्रल को ब्रेक कर देता हूँ। जब आप इंटीग्रल को ब्रेक करोगे तो ये आ जाएगा 1 माइनस 4 अपॉन टी स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर डी टी। तो ये क्या बन जाएगा t माइनस 4 इंटू 1 बाई 2 tan इनवर्स ऑफ t बाई 2 इन द लिमिट्स 0 से 2। देखो क्या बनता है ये ट्वाइस ऑफ t माइनस 2 tan इनवर्स ऑफ t बाई 2
इन द लिमिट्स 0 से 2। तो अब अपर लिमिट डाली 2 माइनस 2 tan इनवर्स ऑफ 1 और लोअर लिमिट डाल के 0 आ रहा है। तो ये क्या बनता है, ट्वाइस ऑफ 2 माइनस 2 इंटू पाई बाय 4। तो आ जाता है 2 इंटू 2 माइनस पाई बाय 2। ये आपके पास क्या बन गया, 4 माइनस पाई बन गया। देखो कौन सी ऑप्शन मैच हो रही है, आप देखोगे आपकी बी ऑप्शन मैच हो रही है। क्लियर। मेन स्टेप क्या था प्रॉब्लम में, रूट ऑफ ई की पावर -1 को टी डालना था और उसके बाद कैलकुलेशंस करनी थी। आई थिंक प्रॉब्लम हो जाएगी। ठीक है, ओके बेटे। मॉड्यूल की सॉल्व एग्जांपल्स को दोबारा प्रैक्टिस करो और एक्सरसाइजेस को अच्छी तरह प्रैक्टिस करो। हैव अ नाइस डे, थैंक यू।